फनशाला से फन मास्टर तक आज जानते हैं देव ढींगरा की जर्नी। नाउ दैट्स ऑलरेडी गॉट अ स्माइल ऑन हिज फेस। बैंकिंग जॉब से लेकर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस एंड ब्रिंगिंग इट टू दिस लेवल, इस मकाम पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग ये जर्नी है। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन आपने बात की 20-22 साल पुरानी बात, तो उसके बाद मुझे लग गया कि बाय गॉड इतना टाइम निकल गया। नॉर्मल CSO कस्टमर सर्विस करते करते एक चीज़ एहसास हुई कि जब लोगों के मुंह पे एक स्माइल देखता था तो उससे एक कहते हैं ना तारे झंगरित होती, वो तारे झंगरित होती थी और वो खुशी की लहर दौड़ती थी मेरे अंदर भी। खास तौर से फर्स्ट होम बायर्स को जो अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं पहले घर का, उनको आप क्या ऐसी एडवाइस दोगे जो आपने इतने समय में देखी है? क्या वो गलतियां हैं लोग जो कर देते हैं या किन चीज़ों से घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं जो बैंक को नहीं पसंद आपके लोन के लिए? देखिए, यंगर जनरेशन के लिए और पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है न्यूजीलैंड इंडस्ट्री में जो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, और वो है इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होता है? कभी 1000 एक्स्ट्रा डाल दिया, 2000 डाल दिया साल का। वही जब बच्चा 18-21 साल का होगा, पहला घर लेने के काबिल होगा, उनका फर्स्ट होम डिपॉजिट बन चुका होगा। ऑलराइट, सो फनशाला से फन मास्टर तक आज जानते हैं देव ढींगरा की जर्नी। नाउ दैट्स ऑलरेडी गॉट अ स्माइल ऑन हिज फेस। देव, इट्स सो गुड टू सी यू। और आज हम बातें करने वाले हैं तुम्हारी और मेरी इस जर्नी की, विच स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो तराना स्टूडियो, जब हम एक प्रोग्राम साथ में होस्ट करते थे फ्राइडे नाइट्स को, कॉल्ड फनशाला। हाँ, और आज भी फ्राइडे है। फनशाला से फंड मास्टर की शाला। बिल्कुल, फनशाला से फंड मास्टर तक की जर्नी आज हम हमारे ऑडियंसेस को बताने वाले हैं। सो यू केम एज अ स्टूडेंट और फिर तुमने यहाँ पर काम करना शुरू किया। रेडियो ब्रीफली तुमने किया बिकॉज आई नो यू ऑलवेज एन्जॉयड इंटरेक्टिंग विद पीपल, पर धीरे धीरे वहाँ से बैंकिंग जॉब से लेकर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस एंड ब्रिंगिंग इट टू दिस लेवल, इस मकाम पे पहुँचना अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग ये जर्नी है। तो इसके बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताते हैं। नेहा, आपने फनशाला की बात करके ना अब मुझे तो लगता था कि मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन आपने बात की 20-22 साल पुरानी बात, तो उसके बाद मुझे लग गया कि बाय गॉड इतना टाइम निकल गया। इट्स बीन लाइक 2005 और अब है 2026, 21 साल, 21 ईयर्स। वो कहते हैं ना 21 दिनों में हैबिट चेंज होती है। 21 सालों में तो मैं पूरा चेंज हो गया, इंसान ही चेंज हो गया, बट फॉर द बेटर। एंड आपने ऑफ कोर्स इन 21 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है। एंड अब आप आजकल के लोगों के लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन बन गए हो, एक रोल मॉडल बन गए हो। ये आपने बहुत कहते हैं ना ज़र्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सोचते हैं, देखते हैं, पर आपने जर्नी की बात की तो फनशाला से फन मास्टर तक का सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा। और ऐसा रहा कि बस वो कहते हैं ना एक्शन एक्शन और एक्शन, एंटरटेनमेंट चलती रही। और आज भी फ्राइडे है और फनशाला वाले दिन और फनशाला की होस्ट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो इतना कहना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि इस जर्नी में बहुत उतार, बहुत चढ़ाव, लेकिन ज़्यादा चढ़ाव। और उतार इसलिए आया कि चढ़ने का मज़ा आए। कहते हैं ना, आप माउंटेन पर चढ़ते हो, थोड़ा गिरते हो, घिसटते हो, फिर चढ़ते हो, फिर और ऊपर चढ़ते हो, क्योंकि आप मोटिवेट होते हो और ऊपर चढ़ने के लिए। और कभी कभी ऊंचाई सिर्फ हम नाप नहीं सकते, क्योंकि ऊंचाई वो नहीं जो आप देखते हो, ऊंचाई वो है जो आप चढ़ते हो और जो आप महसूस करते हो। तो जब आपने ये चढ़ाई चढ़नी शुरू की, जब बैंक की जॉब शुरू की, तब सोचा था कि एक दिन अपना खुद का काम करूंगा, या वो मोटिवेशन कहाँ से मिली कि अब एक बैंक के लिए इतने समय तक नौकरी कर ली, उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया, आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, कहीं अवार्ड से नवाजा गया, पर वहाँ से अपना खुद का काम शुरू करना और उसको आज की डेट में इस लेवल पर लेकर आना कि आप एक अवार्ड विनिंग कंपनी बन चुके हो। एंड नॉट जस्ट दैट, अब आप जजेस के पैनल में बैठकर अवार्ड्स देते भी हो। सो कभी सोचा था दिमाग में कि ऐसे मकाम पर पहुँचेंगे? कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, कभी कभी सोचा भी था। सोचा नहीं था कि इस मुकाम में पहुंच पाएंगे कि 21 साल बाद नेहा के साथ बैठ के फनशाला से फंड मास्टर का सफ़र तय कर पाएंगे। पर यह ज़रूर सोचा था कि जब बैंकिंग शुरू की थी तो ये सोच के की थी कि भाई जब हम इंडिया में बैठे होते थे तो कोई अंकल आंटी जो बाहर जाते थे कहते थे कहाँ नौकरी कर रहे हो, बैंक में नौकरी कर रहे हो। तो एक बार कभी ना कभी था, और रेडियो ऐसे हुआ कि ऐसा लगता था कि बचपन में कि यार कभी ना कभी हम भी आरजे बनेंगे। तो उसका मौका ऑब्वियसली आपने, अजय भाई ने, हेमंत भाई ने दिया, और रॉबर्ट खान साहब ने, पवन जी ने, जिन का नाम लो, जो सब जर्नी में रहे। पर उसके बाद जब बैंकिंग में आया
और बैंकिंग में नॉर्मल CSO कस्टमर सर्विस करते करते एक चीज़ एहसास हुई कि जब लोगों के मुंह पे एक स्माइल देखता था तो उससे एक कहते हैं ना तारे झंगरित होती हैं, वो तारे झंगरित होती थी और वो खुशी की लहर दौड़ती थी मेरे अंदर भी। और वो लहर ऐसी दौड़ती थी कि भाई मैं कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस की आड़ में अपने उन कस्टमर्स की मदद करने के लिए उतारू रहता था, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए आते थे, चाहे एक अंकल जी आते थे जो सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आते थे, चाहे लोग आते थे जिन्होंने सिर्फ बैंकिंग करनी होती थी, उनको फिर बात करना आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। पहले ऐसी इंस्टेंट बैंकिंग नहीं थी, पेगो शुरू हुआ था। तो उस समय एक ऐसा एहसास हुआ कि बैंकिंग में बहुत कुछ है। फिर जैसे जैसे इंडियन सेगमेंट बनाने का मौका मिला, अपने माइग्रेंट डिवीज़न में जाने के मौका मिला, उसके बाद लैंडिंग सिखाई गई और उसमें इतना मज़ा आया नेहा, आपको मैं बता नहीं सकता कि भाई जब आप किसी के घर का सपना पूरा होते हुए देखते हो और उस जर्नी में साथ साथ चलते हो और अपने घर की जिस दिन उनको चाबी मिलती है और उनके मुंह पे जो स्माइल होती है, वो स्माइल ऐसी एडिक्टिव स्माइल बन चुकी थी कि जब मैंने एक पहला होम लोन किया SB बैंक में और वो स्माइल देखी, जब पहली इंश्योरेंस लिखी, पहला कीवी सेवर किया, वो खुशियाँ देखी कि उनके गोल्स उनको नज़र आते हैं, तो वो उस खुशी की एडिक्शन में आगे आगे चलता रहा। और उस समय एक कमर कसने वाला काम हो गया कि अब कुछ ऐसा करेंगे जो ना बैंकों की गिरफ्त का हो और जिसमें कस्टमर्स का इजाफा हो। कभी कभी आप किसी बैंक में काम करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में काम करते हैं, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, जो हम इंडिया से बचपन सीखते आते हैं, ऐसे बैठो, वैसे ना करो, ऐसे करो, उसको ऐसे ना बोलो, उसको अंकल बोलो, उसको आंटी बोलो। बहुत अच्छी बात है, तहजीब सिखाई जाती है हमें। पर अब जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने कस्टमर्स के लिए काम करना चाहते हैं। तो फंड मास्टर की उपलब्धि ऐसी हुई कि 12 तारीख या 13 तारीख, 12 और 13 के बीच में 12 बजे रात को, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था ना कि जब मिडनाइट पे 12 बजे तो इंडिया को आज़ादी मिली, वैसे ही मुझे बैठे बैठे हुआ कि यार हम मॉर्गेज ब्रोकिंग काम कर रहे हैं जिसमें हम फंड्स देंगे, बैंकों की बात रखेंगे क्लाइंट्स तक और क्लाइंट्स की बात रखेंगे बैंकों तक, जो ब्रिज बनेंगे। तो फंड्स को जब हम देंगे, बैंक के फंड्स क्लाइंट्स को जाएंगे, तो उसमें मास्टरी कैसे की जाए, तो वहाँ फंड मास्टर नाम का जन्म हुआ। और वहाँ से फंड मास्टर को समझते हुए, और फंडशाला तो था ही, तो मैंने बोला फन को रहने देते हैं साथ साथ, लेकिन डील गा देते हैं देव का और मास्टर बना देते हैं। तो फन विद देव 8 बजे के बाद। पर फंड मास्टर एक ऐसी नाम की पहचान हुई जिसको बहुत खंडित किया गया, बहुत लोगों ने बुरा बोला, मना भी किया कि एक ऐसा नाम है, ये तो चीज़ी है, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। पर नेहा ऐसा हुआ कि उस दौरान बस ये चीज़ थी कि लोगों के मुंह पे स्माइल और उनकी जर्नीज़ को पूरा होते देखना, चाहे पहला घर हो, इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे उनका पहला बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए घर क्यों ना ले रहे हो। क्योंकि अभी हम माँ बाप के लोन करते थे, फिर 21 साल में अब उनके बच्चों के भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए, अपना घर ले रहे हैं। तो नेहा बस वो सारी मोटिवेशन कस्टमर ड्रिवन है और वो आज भी वही स्माइल्स जो हैं ड्राइव करती हैं। रोज़ ऑफिस आकर उन चेहरों को देखते हैं जिनमें खुशी होती है उनके घर में जाने की। आई थिंक वही बात है ना, आपका गोल क्लियर था और गोल ये नहीं था कि मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है या अपना एम्पायर खड़ा करना है। गोल ये था कि मुझे कस्टमर के लिए काम करना है, मुझे कस्टमर के हित में काम करना है। एंड वही आपको आगे लेकर आता गया एंड आई एम श्योर आगे भी बहुत आगे लेकर जाएगा। आपने सपना पूरा होने की बात की, ये सपना लेकर हर एक इमिग्रेंट इस कंट्री में आता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वहाँ सब कुछ बेच बाच के आए होते हैं या जिस तरह के लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं उसको छोड़कर आए होते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना, कुछ ऐसी जॉब्स करना जो शायद उनको बताने में भी लगता है कि अरे देखो अब हम वापस इतनी लो लेवल से शुरू कर रहे हैं, बट हार्ड वर्किंग होते हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से फर्स्ट होम बायर्स को जो अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं पहले घर का इस नई कंट्री में, जो अब आए हैं या आने वाले हैं, उनको आप क्या ऐसी एडवाइस दोगे जो आपने इतने समय में देखी है? क्या वो गलतियां हैं लोग जो कर देते हैं या किन चीज़ों से घबरा जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं थोड़ा सा मनी को लेकर we're a bit afraid, I would say। उतना ज़्यादा ओपनली इन चीज़ों को डिस्कस भी नहीं करते ना। हमारे घरों में शुरू से बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जाती है कि भाई कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। हमारा सेविंग मोड हमेशा ऑन होता है, विच इज़ गुड। बट क्या चीज़ों के लिए आपने देखा है जनरली हमारी कम्युनिटी में हैबिट्स रहती हैं और उनमें आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, हमारी कम्युनिटी में सबसे अच्छी हैबिट है सेविंग की, जो आपने बोला। और आपने बोला जो लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं,
आने वालों को पहले तो रेजिडेंसी करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका रेजिडेंसी होगी तभी आपको लोन मिलता है, मुहैया कराया जाता है। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीख के आए हैं लोग, वो है हमें बचपन से सिखाया जाता था कि कुछ सेविंग कर लो, कुछ आगे के लिए बचा लो, कुछ पढ़ाई कर लो, कुछ बेहतर बन जाओगे। वो जो हम सौगात लेकर आए हैं, वो सौगात हमारे बहुत काम आती है। और यहाँ के लोकल बैंक्स भी वही देखना चाहते हैं कि आपके जो आमदनी है और आपका खर्चा है उसका बैलेंस कैसा है, और आमदनी और खर्चे में आप कितनी सेविंग करते हैं। वो सेविंग जो हमें बचपन से कहते हैं ना विरासत में मिली है, जो सोच, वो विरासत जो हम लेकर आते हैं, वो विरसा ही हमें आगे लेकर जाता है। और जो हमारे हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, जिसमें कहते हैं भारत सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, जो हमारा नेशनल एंथम भी है, राइट, उसकी यही बात सबसे बड़ी है कि हम हर स्टेट से जहाँ मर्जी से आते हैं, हमें सबको सिखाया जाता है कि सेविंग कैसे करनी है, पैसे बचाने कैसे हैं। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 6 रुपये आपने बचाने और 4 रुपये में आपने खर्चा करना है, या कभी कभी आपने 8 रुपये बचाने हैं। हम घर की कुकिंग में करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सौदा पता ठीक लेके आएँ, बार्गेन्स ढूंढते हैं, हम हर तरफ जाके सेविंग करते हैं। तो बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमारे बैंक्स, यहाँ के लोकल बैंक्स देखना चाहते हैं। और कुछ लोग जो गलतियाँ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब नए आते हैं नए तो वो सेकेंड टियर डेट में चले जाते हैं, जैसे जेम वार्ड, जेम कार्ड, क्यू कार्ड, जेम वीज़ा। ये गलत नहीं है, पर इनका इस्तेमाल सही होना चाहिए। दे शुड बिकम योर टूल्स, राइट, नॉट वेपन्स अगेंस्ट यू। टूल्स कैसे कि अगर आपने जेम वीज़ा लेना है तो अगर उसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उस पीरियड का फ़ायदा उठाएं, पर इतनी सेविंग रखें कि आपके अकाउंट में पैसे हों। अगर टीवी लेना है आप आए नए, ये आपके पास 2 चीज़ें देखनी है, या तो आपने टीवी 2000 का लेना है, या तो 2000 अकाउंट में हों आपके, या 1500 भी हों, और आपको पता है कि 500 6 महीने में सेव कर लेंगे जो आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, तो आपको पता है कि आपने इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फ़ायदा भी उठाया और पे ऑफ भी कर दिया। पर जैसे ही आपको पता है कि आपकी जेब में अठन्नी नहीं है और कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई बजट नहीं है, आपने टीवी भी ले लिया, नया आईफोन भी ले लिया, किस्तों पे ये भी वो भी, ईएमआई में घिर गए, फिर आप एक, वो कहते हैं ना, एक व्हर्लविंड, एक हैमस्टर व्हील पे चढ़ जाते हैं और वो व्हील पे घूमते रहते हैं। फिर आप जॉब्स ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा काम ढूंढते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं जो बैंक को नहीं पसंद आपके लोन के लिए। और बहुत गलतियां होती हैं, जेम वीज़ा का डिफ़ॉल्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड का 500 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बढ़कर चढ़कर सामने आती है जब आपने होम लोन लेना होता है। तो मैं कहूँगा या तो बजट करके चलें, अगर 2000 का टीवी लेना है तो देख लीजिए कि क्या आप, इंटरेस्ट फ्री पीरियड 12 महीने का है, क्या आप हर महीने का $150 से $200 सेव कर सकते हैं? 200 क्यों? क्योंकि अगर 2400 सेव कर रहे हैं तो 400 आप इधर उधर खर्च भी दें तो आपको पता है कि आप 2000 का टीवी 12 महीने में पे ऑफ कर देंगे। ये अगर आप नुस्खा बांध लें तो आपके लिए फर्स्ट होम बायर जर्नी क्या, सेकंड होम क्या, इन्वेस्टमेंट क्या, कहीं पर भी एक सेविंग्स की जर्नी है। बैंक आपका कैरेक्टर देखना चाहते हैं। कैरेक्टर ये नहीं कि भैया कौन सी पिक्चर देख रहे हो, कैरेक्टर ये नहीं कि कौन से कपड़े पहने हैं, क्या कैसे दिखते हो, कैरेक्टर ये है कि आपका अकाउंट हेल्दी है कि नहीं। हेल्दी कैसे, ये नहीं कि भैया आपने जिम में कितने पुशअप लगाए। हेल्दी का ऐसे मतलब है कि आपने कितनी इनकम आई, कितना खर्चा की, कितनी सेविंग की। तो अगर ये कोई पल्ले बांध ले बंदा तो इससे उसका जर्नी आसान हो जाता है। आई थिंक जब कोई नया यहाँ आता है, जैसे कि आपने कहा, हमें घर खरीदने से पहले टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, बेसिक्स चीज़ें खरीदनी है अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए। वहीं से अगर एक बंदे को एक गाइडेंस सही मिल जाए, जिस तरह से आपने बताया कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा रखें, अपने अकाउंट कंडक्ट को अच्छा रखें, ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहती हैं जब आप पहली बार लोन लेने के लिए जाते हैं एज अ फर्स्ट होम बायर। उसके बाद चलो पहला घर ले लिया, अब पेरेंट्स को क्या होता है कि अपना तो मुश्किल से टाइम निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है, हम जो भी है अपना ज़्यादा काम करेंगे, खूब घंटे लगाएंगे जॉब्स पर, सेविंग भी करेंगे, बजट भी करेंगे, अपने शौक भी चलो कम करके रखेंगे, पर अपने बच्चों को आगे हम बेस्ट देना चाहते हैं, वो अपना घर बना लें। पर उन बच्चों के लिए आगे कि वो अपने पेरेंट्स के उन सैक्रिफाइसेस को पे ऑफ करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपनी एक वेल्थ बिल्ड करें, उसके लिए उस यंगर जनरेशन के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, यंगर जनरेशन के लिए और पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है न्यूजीलैंड इंडस्ट्री में जो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, और वो है कीवी सेवर। उदाहरण के तौर पर, आपका अभी 3 साल का बच्चा है, आपने आईडी नंबर अप्लाई कर दिया, पहले तो करें आप, और 3 साल का बच्चा है और अगर पेरेंट्स उसको किक स्टार्ट देना चाहते हैं कि बेटा 5000 में, कि बच्चे के अकाउंट में 5000 कीवी सेवर में डाल दीजिए
और महीने का $100 उनके अकाउंट में डालते रहें, हम्म, और उसको एक आप गेड इन्वेस्टमेंट फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा है 8.5 से 8.9 कई बार ज़्यादा % इंटरेस्ट भी आती है ऑन एवरेज की रिटर्न। तो जब तक बच्चा 21 साल का होगा तब तक उनके पास कुछ $1000 होंगे जो उनका फर्स्ट होम का डिपॉजिट बन जाएगा। हम्म, कभी कभी हम कहते हैं बच्चों के लिए पैसे इस फंड में डाल दें, यहाँ डाल दें, कोई इंडिया में म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई यहाँ कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि कीवी सेवर एक ऐसा फंड है जो काबिल तारीफ़ है, पर उसका इस्तेमाल जो है या उसका राइट उपयोग न्यूजीलैंड में नहीं किया जा रहा है, और हमारी जो कम्युनिटी है वो देख नहीं पा रही क्योंकि एजुकेट नहीं किया गया है। और हमने बीड़ा उठाया है एज फंड मास्टर कि हम कीवी सेवर को लेकर बहुत सारा एजुकेशन करेंगे आपके माध्यम के थ्रू, और बहुत और टूल्स को, डिजिटल टूल्स को, प्रिंट टूल्स को, बिलबोर्ड्स को यूज़ करेंगे, ताकि लोग सिर्फ अपना कीवी सेवर ना देखें, उनके जो बच्चे हैं 3 साल 5 साल, या भी बच्चा पैदा हुआ 1 साल का हुआ है, ID नंबर अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें और साथ साथ उनका कीवी सेवर शुरू कर दें। अगर आप $100 महीना, $100 महीने का भी डालते हैं और किक स्टार्ट में कभी 1000 एक्स्ट्रा डाल दिया, 2000 डाल दिया साल का, वही जब बच्चा 18-21 साल का होगा, पहला घर लेने के काबिल होगा, उनका फर्स्ट होम डिपॉजिट बन चुका होगा। मैं ये नहीं कहता कि तब मार्केट क्या करेगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन होती रहती है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आपको 8 से 9% रिटर्न मुहैया हो सकती है विद राइट फंड, जो हम हेल्प कर सकते हैं एडवाइस करके कीवी सेवर के ऊपर, कि उनके बच्चों के लिए और कस्टमर्स के लिए, तो वो एक बहुत फुल प्रूफ प्लान है कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं। और यंगर जनरेशन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सेविंग्स को बरकरार रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर पैसा खर्चना है, ज़रूरी नहीं है कि पीयर प्रेशर में आना है और बाहर जाकर फ्राइडे नाइट को ड्रिंक्स पे पैसा उड़ाना है। एक बजट बनाएं, उस पर चलें। हाँ, अगर आपका बर्थडे है और आपने सोच लिया कि आज 200 खर्चने हैं, तो आपकी जेब में 1000 होने चाहिए, उसमें से 200 खर्चो। क्योंकि जो बिलियनियर्स भी हैं, जो वर्ल्ड ओवर बैठे हैं, वो यही कहते हैं कि अगर पैसा है तो उसमें 2 या 4% 5% खर्चो, बाकी बचाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट की बात आपने की तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया देव कि इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होता है, क्योंकि ना हमें ऐसी एक इमेजिनेशन है कि अरे ये इंसान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो उसके पास शायद बहुत पैसा होगा, पर ये पैसा मल्टीप्लाई कब होता है, बनता कैसे है कि अब आप इन्वेस्टमेंट मोड में जा सकते हो? क्योंकि पहले तो होता ना कि पहला घर खरीदना है, पहला घर खरीद लिया, अब उसके बाद आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपना सेकेंड थर्ड घर खरीद चुके हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज अब बना चुके हैं। तो क्या फ़र्क होता है उस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप उस भागदौड़ में लगे होते हो कि फर्स्ट होम बनाना है, पहली प्रॉपर्टी बनानी है, वर्सेस नाउ यू आर इन्वेस्टिंग, अब आप इन्वेस्टर बन चुके हो, उसके बारे में कुछ बताओ। देखो, ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है नेहा। पहले कि आप सही कह रहे हो कि पहला फर्स्ट होम लेना है, घर लेना है, घर में जाना है, फिर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप रहते हो, अपनी रह गुजर करते हो। अगर नया कपल है तो बच्चे भी होने हैं, पर 3-1 साल में आप कुछ करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट शिफ्ट, सिर्फ एक माइंडसेट का शिफ्ट है और कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट में क्या है कि आपको इल्म होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। आप इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स में डाल सकते हो, कीवी सेवर में इजाफा कर सकते हो, या कहीं शेयर मार्केट में डाल सकते हो। एक होता है कि आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हो, उसके लिए इक्विटी चाहिए, और इक्विटी अगर ना हो, जैसे आजकल की मार्केट है, तो आप अपनी सेविंग्स पे फोकस करते हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके सर मात्र 5% या 10% डिपॉजिट भी है, आप एक ब्रांड न्यू घर एज इन्वेस्टमेंट तौर पे ले सकते हो। और लोगों को ये याद रखना है कि 10 साल में ऑकलैंड या न्यूजीलैंड की मार्केट में प्रॉपर्टी डबल होती है, जो 100 साल के आंकड़े कहते हैं। पर रियलिटी ये है कि माइंडसेट शिफ्ट करना। आपने सही बोला, कुछ कस्टमर्स आते हैं जो पहला घर लेना चाहते हैं, उसके बाद कईयों ने 20-20 घर बना लिए। कैसे बनाए? पहला घर डिफिकल्ट, कहते हैं ना, पहला मिलियन या पहला 100 डिफिकल्ट होता है, उसके बाद 1000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, और उसके बाद गाड़ी में ब्रेक भी लग जाती है, क्योंकि उसके बाद आप बैक भी जा सकते हो, क्योंकि सही डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए इस तरीके से प्लानिंग करें ताकि वो पहले घर से ही सोच पाएँ कि पहला घर उनका पहला घर है, पर उनकी पहली इन्वेस्टमेंट भी वो है। तो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट उसी दिन है जिस दिन आपने पहला घर ले लिया। दूसरा घर आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट होगी या दूसरा घर होगा। रहने के बसेरे को आप इन्वेस्टमेंट मान के चलें और उस तरीके से उसमें इजाफा करते चलें, तो आपका शिफ्ट होता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं, और पैसा ही पैसे को खींचता है। एक घर बना, आपने उसको इन्वेस्टर की तरह देखा, तो आप उसके अंदर लोन डाउन करते हो, सेविंग करते हो, फिर दूसरा घर बनता है, फिर आप सेविंग करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो कि पैसा लगाते हो, और तीसरा बनाते हो, डेवलपमेंट करते हो। आपको और हिम्मत आ जाती है कि आप एक लैंड लेते हो, 4 के 5 घर बना लेते हो,
फिर मार्केट डाउन होती है। तो अपने नंबर्स, अपने बजट, अपनी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और इसी में हमारा सबसे बड़ा मकसद रहता है कि हम हर कस्टमर को ये बता के चलें कि भाई प्लानिंग आराम से करो, सेफ्टी के साथ चलो, और सबसे बड़ी चीज़ है फील सेफ करना कस्टमर का। और मेन मकसद यही है कि नया, जैसे आपके साथ भी रेडियो पे बहुत काम किया, जब हम फनशाला करते थे या सतीन भाई के साथ सैटरडे ड्राइव करते थे, तो कितना लोगों के घर हम जाते थे और कितना सराहा जाता था, क्योंकि लोगों को एक सेफ्टी थी। हालांकि लोग हमें देखते नहीं थे कभी, रेडियो पे सिर्फ सुनते थे, पर एक वो कहते हैं ना, एक बुलंद आवाज़ और एक कनेक्टिंग वॉइस होती है, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो उस ट्रस्ट पे ही जब इंसान अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का राह खुल जाता है। हम तो सिर्फ गाइड करते हैं, तभी हम कहते हैं मास्टर योर ओन फाइनेंशियल फ्यूचर, बिकॉज फंड मास्टर आपकी मदद करता है, आपको राह दिखाता है, चलना आपने खुद है। कैसा लगता है जब लोग आपको इतना ट्रस्ट करते हैं या आपके साथ सेफ फील करते हैं? क्योंकि आई नो इस 21 सालों की जर्नी में बहुत सारे कस्टमर्स, उनके परिवार, उनके आगे नोन लोग, फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ते गए होंगे, सो दैट शोज़ कि वो आप में ट्रस्ट कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं आपके साथ। वो आपको कैसा फील कराता है? डर लगता है बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज आप पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और आपके ऊपर दे आर रिलाइंग ऑन यू फॉर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो, और आप पे स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी है, कहते हैं हो जाएगा बोल, और हम कहते भी हो जाएगा, बट वो कहते हैं ना कि आप डक का एग्जांपल लेते हैं जो पानी में आराम से कामली चल रही है लेकिन नीचे पैर मारती है। तो हमारा कस्टमर की जर्नी को सीमलेस करने का होता है कि आराम से जर्नी चले उनकी, लेकिन हमें हाथ पैर मारना पड़ता है। जब वो ट्रस्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि मेरी अपनी टीम के साथ हमेशा यही मुठभेड़ रहती है, या यही एक चैलेंज रहता है कि एक इंसान हम पे ट्रस्ट करके आया है, और डर इस बात का रहता है कि हम उनका ट्रस्ट तोड़े ना, हम मेहनत करें। हाँ, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस भी रही हो सकती हैं जहाँ पर कहीं 19-21 हो जाता है, और कभी किसी का वो कहते हैं ना, पूरा ट्रस्ट करना ज़रूरी है। पर जब पूरा ट्रस्ट करके कोई आता है तो आपका डर ही होता है कि आप कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन ना करें, उनको साथ लेकर चलें, उनको इन्फॉर्म्ड रखें, और उनके लिए एक बहुत कहते हैं ना, आप उनका सारा वो कहते हैं ना अपने कांधों पर ले लेते हैं। वो पर्वत लेके हनुमान जी चलते हैं ना, जैसे, तो जैसे हमें भी उनके पर्वत को लेकर चलना पड़ता है कि अपने घर में घुस जाएं। तो इट्स वेरी एक्सेलरेटिंग, इट्स वेरी, कहते हैं ना, बहुत खुशी महसूस होती है, और वो पूरा जिम्मा आप ले लेते हैं। जिम्मा लेते हैं, पर साथ साथ डर, पर डर वो अच्छा डर है। वो कहते हैं ना, फियर जो आपको आगे लेके जाए। ये फियर ऐसा है जो मुझे फोकस देता है अपने कस्टमर की मदद करने में, और मेरे कस्टमर को आगे लेके जाता है ताकि अपने घरों में जा सके, अपने बच्चों को आगे लेके जा सके। तो अलग ही मजा है इसका। आई थिंक मेरा अगला सवाल मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को यही पूछना था कि क्यों कोई एक मॉर्गेज ब्रोकर के पास आए, और ख़ास तौर से फंड मास्टर के पास आए। बट जब आपने एक्सप्लेन किया कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो सोचिए एक कस्टमर का आई थिंक काम ऑलरेडी आसान हो गया। आप अपनी तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं कि उनको बेस्ट रिज़ल्ट मिले और अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी तरफ से अगर कुछ चीज़ें सही हैं और अकाउंट कंडक्ट सही है, या उसमें भी कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं। सो आई थिंक लोगों को प्रॉब्ली जब वो घर खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं, उसे थोड़ा पहले से ही ये होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए कि अगर हमें और 6 महीने में या 1 साल में घर लेना है, तो हमें अब प्रिपरेशन शुरू इस तरह से करनी चाहिए। एंड उसके लिए आपको अगर कांटेक्ट करना है लोगों को, तो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं जी, प्रिपरेशन आपने बहुत सही बोली कि जिस समय कहते हैं ना, जब जगो तभी सवेरा। तो जैसे ही सोच लो कि यार घर लेना चाहिए कि नहीं, क्या करें, पैसे हैं कि नहीं, अगर $0 भी हैं और आप प्लान चाहते हैं, तो नेहा फंड मास्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। हमारे पास 8 से 9 लाइन्स हैं, 0800-386-362 का नंबर है, ईमेल एड्रेसेस हैं, वेबसाइट है, चैटबॉट्स हैं। कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे मैं कांटेक्ट ना कर सके आज की डेट में। पहले होता था कि फ़ोन नहीं उठता था, अब तो इतने फ़ोन हैं, इतने लोग हैं कि फ़ोन उठता भी है और आंसर भी होता है, और मेरी टीम इतनी सशक्त है कि आपको सही सलाह दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरी टीम कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ में लगे उनको कि कोई डाउट है, तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं, ताकि हम एक सामान्य एक्सपीरियंस दे सकें अपने कस्टमर्स को। और मैं कहना चाहूँगा जो यंग बडिंग एडवाइजर्स भी हैं, मॉर्गेज ब्रोकर्स भी जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि कस्टमर के लिए सोचें। जब आप कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए सोचते हैं, तो आप, वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो आपका भला तभी हो जाएगा, आपका कस्टमर का भला हो रहा है, आपके क्लाइंट। और ये है पुण्य, वो कहते हैं पंजाबी में वो है पुण्य नाले फलियाँ। देखिए, पुण्य भी कमा रहे हैं और साथ साथ में उसका
फल भी ले रहे हैं, क्योंकि पुण्य है कि आप किसी को किसी के घर में भेज रहे हैं, जिम्मा उठा रहे हैं, और वो अगर आप पूरा कर पाते हैं तो उसका जो मीठा एहसास है वो बंदगी के साथ का ही है। क्या बात है। और वो और भी ज़्यादा एहसास मीठा लगता है जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं। हाँ, अवार्ड्स that gives it that extra happiness जो आपको वैसे भी मिल रही है अपने कस्टमर्स को हैप्पी करके, पर उसके बाद जब आपका काम और आपके एफर्ट्स रिकग्नाइज होते हैं, उसके लिए आपको इतने सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसकी एक अलग ही खुशी महसूस होती होगी। हाँ जी बिल्कुल। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड है जब वो हमारे क्लाइंट स्माइल करते हैं। मेरे को भी याद है कि क्लाइंट का फर्स्ट होम लिया, आज उसने 3 घर भी बनाया और डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो जो उनके अंदर भी डर होता है, पर वो फिर आपको कहते हैं आप हो, एंड जब वो चीज़ अचीव होती है और जब उनके मुंह पर स्माइल होती है, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। पर हाँ, अवार्ड्स मिलते हैं जब आपको इंडस्ट्री सराहती है, आपके क्लाइंट्स आपको सराहते हैं, और आपके इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स को आप मिलते हो, और आप एक बाहर गांव से आए हो, इंडिया से आए हो और नई कंट्री में आते हो, अब तो 21 साल हो गए, अब तो अपनी कंट्री है, पर जब इस्टेब्लिश होते हो और कुछ कर दिखाते हो, जैसे अभी भी हम इस साल भी एक बहुत ही बड़े बैंक के नंबर 1 ब्रोकर आज भी हैं, राइट। हालांकि हम अवार्ड्स में अब नहीं इस तरीके से जाते, क्योंकि अब बॉल गेम चेंज हो गई है, अब हम अवार्ड्स में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, क्योंकि अब कहानी डिफरेंट है। पर यह है कि जब अवार्ड्स भी मिलते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड लगता है आपको, कि आपको सिर्फ आपके क्लाइंट्स अपने क्लाइंट्स की खुशी के लिए काम करते करते अगर आपको इतना सराहा जाए, उससे बढ़कर खुशी तो क्या। अगर मैं हंसना चाहूँ तो मैं चीक टू चीक, चिन टू चिन हंस सकता हूँ, और फंचाला के दिन याद करूँ तो मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ। क्यों, और कोई काम नहीं है हंसने के अलावा। That is so amazing, हंसना हंसाना, वो खुशियाँ बांटना, अपने जिस भी फील्ड में आप हो उसके थ्रू अगर हमें ये मौका मिलता है, मेरे को रेडियो के थ्रू ये मौका मिला, आपको रेडियो के थ्रू मिला, उसको आप आगे लेकर गए अपने इस फील्ड में ऑफ बैंकिंग, और अब मॉर्गेज ब्रोकर बने, अपनी कंपनी चला रहे हैं। बट गोल वही है ना कि लोगों को एक सही राह मिले और हैप्पीनेस मिले, उनके गोल्स अचीव करने में, उनके ड्रीम्स फुलफिल होने में किसी तरह से अगर हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो उससे ज़्यादा आई थिंक फुलफिलमेंट और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग, और आप इसी तरह से सबका अच्छा करते रहो, और जैसे आपने कहा अपना भला करो, सबका भला करोगे तो अपना भला अपने आप होगा। तो इसी तरह से आप भी बहुत हमें प्राउड करते रहो, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है फंड मास्टर एंड देव ढींगरा। सो प्लेजर टॉकिंग टू यू देव। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच।